दोस्तों आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लगभग वी आर नाउ आर गोइंग टू फिनिश इट। तो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट लेक्चर है ये। अब परासरण दाब जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव क्या प्रॉपर्टी थी दोस्तों? जो विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है, ऐसी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। विलयन के और बहुत सारे गुण जैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, श्यानता, ये सब विलय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। सो दैट्स वाई दैट डज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 गुण: वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांग में उन्नयन, हिमांग में अनवन और परासरण दाब। क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करती हैं। तो दोस्तों परासरण दाब क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे परासरण क्या होता है, और परासरण को जानने से पहले हम जानेंगे विसरण क्या होता है। कि विसरण क्या है? परासरण की बहन है। परासरण की क्या है? बहन है। कौन? विसरण। तो विसरण क्या होता है? देख, जब अधिक सांद्रता से अणु कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो इसे विसरण कहते हैं। जैसे देखिएगा, हमने जल लिया और जल में कोई विलायक डाल दिया। तो जैसे ही हमने विलायक डाला, यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा थी विलायक की, परंतु नीचे तो कम थी। ये विलायक पूरे भाग में क्या था? इक्वल प्रोपोर्शन में फैल गया। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति किया, यही क्रिया का कहलाए? विसरण कहलाए। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे जब हम अगरबत्ती को किसी कोने में जला देते हैं और उसका पूरा का पूरा स्मेल चारों ओर फैल जाता है, तो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन या विसरण। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि विसरण क्या है? जब अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विसरण कहते हैं। अब आती है बात परासरण की कि परासरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, परासरण एक स्पेशल फिनोमेना है जो हमारे बॉडी के अंदर भी होता है और बहुत ज़्यादा जगह देखने के लिए आपको मिलता है। परासरण के लिए हमको एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम, जैसा कि नाम से ही पता है कि अर्धपारगम, आधा पारगम। आधा मतलब कि किसी चीज़ को झिल्ली, ये 2 चीज़ें हैं तो एक चीज़ को पास होने देगी, एक चीज़ को नहीं पास होने देगी। 2 चीज़ें, कौन सी 2 चीज़ें हैं? आपको मालूम है कि विलयन के अंतर्गत 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। एक तो विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो इनमें अर्धपारगम झिल्ली क्या करती है? विलय के कणों को रोकती है। क्योंकि विलय के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। किससे? विलायक के कण से। विलायक के कण जनरली क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। विलायक के कण 1 नैनोमीटर से क्या होता है दोस्तों? छोटे होते हैं। तो विलय के कण क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। तो जब ये पास होने जाते हैं झिल्ली से, तो झिल्ली क्या करती है दोस्तों? इसको रोक लेती है, इसको स्टॉप कर देती है। अब स्टॉप कर देती है, लेकिन विलायक के कण क्या होते हैं? जाते रहते हैं। तो जैसे देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया? हम लोगों ने यहाँ पे जल भर दिया और यहाँ पे विलयन, और बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया साहब? बीच में हम लोगों ने अर्धपारगम झिल्ली कर दिया। इसको SPM बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इधर हम लोगों ने क्या भरा है साहब? जल भरा है। इधर क्या भरा है? विलयन, जल विलयन। जैसे जय विजय, जय वीरू, वैसे ही जल विलयन। जल में इसकी सांद्रता क्या है? बिल्कुल कम है, इसमें कोई विलय नहीं है। इसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो जल के अणु क्या करेंगे? इस अर्धपारगम झिल्ली से इधर की तरफ क्या करेंगे दोस्तों? गति करेंगे। इधर की तरफ गति करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर जल में विलय के अणु बिल्कुल नहीं है, अर्थात सांद्रता बिल्कुल कम है विलय के अणुओं की, यहाँ पर ज़्यादा है। तो परासरण क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है
कि अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणु जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। रिपीट वन सेकेंड। जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। ये जा रहे हैं तो बार बार इधर से इधर जा रहे हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, तो ये क्या है? परासरण है। ये क्या है दोस्तों? परासरण है। अर्धपारगम झिल्ली जो होती है वो एनिमल्स में भी पाई जाती है। जैसे हमारा ये जो स्किन है ये अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है। जो अंदर प्लाज्मा वगैरह में ब्लड होता है वहाँ भी अर्धपारगम झिल्ली हमको देखने के लिए मिलती है। जो फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पर भी देखने को मिलती है। और आजकल तो इसको आर्टिफिशियल भी बनाया जा रहा है। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की एक आर्टिफिशियल जो है हमारे पास अर्धपारगम झिल्ली अवेलेबल है। तो इस तरीके से अर्धपारगम झिल्ली क्या करता है? आधिपारगम है, विलय के कणों को रोक देती है और विलय के कणों को पास करती है। तो जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से गति करते हैं दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं परासरण दाब की। चलिए एक बार पुनः आपको लेके चलते हैं दोस्तों, परासरण दाब क्या है। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग कलाकारी करते हुए काम करेंगे। यू आर वेल नोन टू माई कलाकारी। को मालूम है कितना अच्छा मैं बनाता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये दोस्तों हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ऐसा तो ऑपरेटर्स बना दिया। अब आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे SPM लगा दिया। दिस इज द SPM। यहाँ पे हमने C1, यहाँ पर C2। C1 C2 क्या है दोस्तों? कॉन्सेंट्रेशन 1, कॉन्सेंट्रेशन 2, सांद्रता 1, सांद्रता 2। लेट्स अज्यूम इसकी सांद्रता क्या है? कम है और इसकी सांद्रता क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। इसकी सांद्रता कम, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, मतलब इसमें विलय के अणु कम है और इसमें विलय के अणु क्या है? ज़्यादा है। तो होगा क्या? देखिए तो होगा क्या, इधर से विलायक के अणु डेफिनेटली कहाँ जाने वाले हैं? इस तरफ जाने वाले हैं। ये देखिए विलायक के अणु किस तरफ जाने वाले हैं? इस तरफ जाने वाले हैं। ये विलायक के अणु इस तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पे परासरण होने वाला है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों? एक पिस्टन लगा देते हैं और इधर से फिचिक क्या करते हैं? दाब देते हैं। ये दाब जब देंगे तो इधर से आने वाले विलायक के कण क्या हो जाएंगे दोस्तों? रुक जाएंगे। विलायक के कण क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो वह दाब जिस पर इधर से आने वाला विलायक का कण क्या हो जाए? रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। मतलब वह लगाया गया अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक हो उसे हम परासरण दाब कहते हैं। क्योंकि परासरण हो रहा है और दबाव बना के हमने परासरण को रोक दिया तो वही क्या हो गया? परासरण दाब। मतलब वह लगाया गया यांत्रिक दाब, यांत्रिक मतलब यंत्र से लगाया गया यांत्रिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक हो, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इसकी सांद्रता कम थी, इसकी सांद्रता ज़्यादा थी, तो मैंने परासरण में क्या बताया था कि अणु इधर से इधर मूव करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। दोस्तों ये हमारा परासरण दाब जो होता है ये इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारे मोलैरिटी के मतलब मोलरता, डोंट बी कंफ्यूज मोलरता एंड मोलरता में, क्योंकि अभी आपको सब में मोलरता ही मिला था। ये मोलरता है। मोलरता के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये आल्सो इट्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम जनरली यहाँ पे किस में लेते हैं दोस्तों? केल्विन में लेते हैं। टेम्परेचर को किस में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरता और पाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अब दोस्तों दोनों को एक साथ कंबाइन करें, मिक्स करें तो मिलेगा आपको पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी, या पाई इज इक्वल टू एस एम टी। यम को क्या है, यम क्या है, हमारी सांद्रता है। यम क्या है दोस्तों, सांद्रता है हमारी। सांद्रता को वी कैन रिप्लेस बाई सी, तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू सी, और ये जो एस है ये एक स्थिरांक है, यस क्या है हमारा स्थिरांक है, और इज इक्वल टू क्या आर। जो गैस स्थिरांक आर होता है, यस क्या होता है उसके इक्वल होता है, वैल्यू भी उतनी होती है। तो हम एस को आर से रिप्लेस कर देंगे, सी आर टी। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग मोलैरिटी के जगह पे क्या रख सकते हैं, मोलैरिटी की जगह पे चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम रख सकते हैं। और मोल को कैसे कर सकते हैं, मोल को हम लोग लिख सकते हैं वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन बाई वी इज इक्वल टू आर टी, और एन को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पाई इज इक्वल टू डब्लू बी बटे एम बी इंटू वी इंटू आर टी। एम बी को दोस्तों यहाँ पे लेके आए तो एम बी इज इक्वल टू पाई नीचे चला जाएगा, डब्लू बी पाई इंटू वी इंटू आर इंटू टी। यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इजीली हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, और पराशर दाब की सहायता से हम अपने एंजाइम, विटामिन्स, प्रोटीन, जो बड़े बड़े जायंट मॉलिक्यूल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र कर लिया, टेम्परेचर हमें पता ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वेट कितना लगे वो पता ही रहेगा, आर कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट को मेज़र कर सकते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। डिराइव करने के लिए भी पूछा जा सकता है आपको, या आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए भी क्या हो सकता है दोस्तों, आ सकता है। आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, आर की वैल्यू हम लोग रख देंगे जो हमें पता है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल यहाँ पे रख देंगे 0.0821, इसकी वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना है दोस्तों, जैसे एक तो है सम परासरी, फिर है अल्प परासरी, अल्प परासरी, और है एक अति परासरी। देखिए समपरासरी, अल्पपरासरी या अति परासरी, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो ये दोस्तों क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं दोस्तों, जब हमने दो क्या कर दिया, हमने दो सॉल्यूशंस लिया और उनमें से किसी एक का पराशर दाब कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्प परासरी, और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे सॉल्यूशन का पराशर दाब ज़्यादा है उसे हम अति परासरी कहेंगे। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इसका पराशर, इसका विलय के कणों की संख्या कम है, तो ये इधर से क्या करेगा, उधर की तरफ गति करेगा, तो यहाँ पर पराशर क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा पराशर दाब। यहाँ पे हम अगर लगाएंगे तो पराशर दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें किसी एक सॉल्यूशन का पराशर दाब ज़्यादा हो तो उसे अति परासरी कहेंगे, और किसी एक सॉल्यूशन का पराशर दाब कम हो तो उसे अल्प परासरी कहेंगे। लेकिन हमने ऐसे सॉल्यूशंस लिया जहाँ पर C1 इज इक्वल टू C2, दोनों का पराशर दाब क्या है, मतलब π1 इज इक्वल टू π2, दोनों का पराशर दाब दोस्तों क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। जैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, हमारी बॉडी में 0.09 वेट बाई वॉल्यूम, 0.09 वेट बाई वॉल्यूम जो होता है हमारा क्या होता है, NaCl होता है। हमारा क्या होता है दोस्तों, NaCl होता है।
सॉरी 0.09 नहीं होगा, ये 0.9 वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, NaCl होता है। अब हमारे बॉडी में यदि बाहर से जो कभी हम बीमार पड़ते हैं, हमारे पास डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, तो जो बोतल लगाता है डॉक्टर उसमें भी 0.9 वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, NaCl होता है। यदि इससे ज़्यादा या इससे कम हुआ, उस बोतल में कंटेंट NaCl का इससे ज़्यादा या कम हुआ, तो दैट विल काज ए ह्यूज प्रॉब्लम टू आवर बॉडी। बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारी बॉडी के लिए, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जितना उसके अंदर कोई भी पदार्थ है उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये दोनों सोल्यूशन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, समपराशरी सोल्यूशन बनाते हैं। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से देखिए, अब जब कभी भी हम क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, तो अचार को पहले क्या करते हैं, नमक लगा के रख देते हैं। तो नमक क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ज़्यादा उसमें क्या है, आप कह सकते हैं विले के कण है, तो वो क्या करेगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो नमक जो है अचार में मतलब आम में से सारे पानी को क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ खींच लेगा, तो अचार सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे नमक का जो घोल था वो क्या था, हमारा अतिपराशरी विलयन, और जो ये हमारा था अचार, इसमें जिसके अंदर पानी था वो क्या था, अल्पपराशरी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि राशन का हम लोग यूज़ करते हैं हमारे खाने पीने की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में भी। जब हम क्या करते हैं, अचार में हमने क्या दिया, नमक लगा दिया, या मुरब्बे वगैरह में ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, तो यहाँ जो चीनी डाला है उस सोल्यूशन का क्या है दोस्तों, हमारे पास पराशर दाब अधिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है। अब क्या करेगा, जब उसमें कोई बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर पानी कम है, अब मतलब यहाँ पर क्या है, उसका जो पानी ज़्यादा है, अब इस तरीके से कह सकते हो। तो यहाँ वाला जो इसका शरीर के अंदर का पानी है वो निकल के कहाँ चलाएगा, अधिक सांद्रता में चलाएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, तुरंत ये बैक्टीरिया के अंदर का पानी निकल जाएगा तो मर जाएगा, और ये मर जाएगा तो हमारा जो सामान है वो क्या होगा, ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, मुरझाए हुए फूल हैं, उस पर जब हम लोग क्या करते हैं, पानी फेंक देते हैं, तो पानी क्या करता है, बायोस्मोटिक, उसमें क्या होता है, मुरझाए हुए फूल में चला जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, तो फूल क्या होता है, खिल जाता है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जो है हमारे पराशर के, कि किस तरीके से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से अणु क्या करते हैं, गति करते हैं। और समपराशरी क्या होते हैं, जब 2 विलयन हो और दोनों के पराशर दाब क्या हो, समान हो। अतिपराशरी, जब 2 विलयनों में एक का पराशर दाब ज़्यादा हो तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, अतिपराशरी। और जिस विलयन का कम होगा उसे क्या कहेंगे, अल्पपराशरी कहेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग, ये हमको ध्यान रखना है। और ये फिगर तो ज़रूरी नहीं है, ये डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला इस तरीके से हमको लोग क्या कर सकते हैं, मोलर मास भी निकाल सकते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, इनके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर मास भी निकाल सकते हैं। और समपराशरी विलयन का मैंने बताया, जो हमारे बॉडी के अंदर 0.9 वेट बाई वॉल्यूम NaCl है, उसी का सेम जो बॉटल चढ़ाता है डॉक्टर वो यूज़ करता है। अगर उससे कहीं कम ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए। ऐसे ही जो है और भी एग्जांपल्स आप खोज के कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा पराशर दाब का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।